12 मार्च 1993 यानी आज से 20 साल पहले सिर्फ 2 घंटे और 12 मिनट में मुंबई के सीने पर 12 धमाके हुए थे। इन सिलसिलेवार धमाकों के बाद जब धुएं का गुबार छटा तो पूरे शहर में 257 लाशों के बीच करीब 700 लोग बुरी तरह जख्मी हालत में कराह गए थे। हिंदुस्तान में आतंक का यह पहला और सबसे बड़ा हमला था और इसी हमले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। फैसले के तहत याकूब मेमन की फांसी बरकरार रखी गई, जबकि 10 लोगों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। संजय दत्त की सजा भी 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। तो आइए देखते हैं कि आखिर 12 मार्च 1993 की कहानी है क्या। मुंबई अभी दंगों से उबरने की कोशिश कर रही थी। दहशत के चलते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आजकल ट्रेडिंग दोपहर 1:30 बजे बंद कर दी जाती थी ताकि लोग शाम होने से पहले ही घर पहुंच जाएं। मगर 1:30 बजने से ठीक 2 मिनट पहले अचानक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सारा शो एक जबरदस्त धमाके धमाके के बाद ऐसे ही आग और धुएं का गुबार छटा, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी नजर आई। धमाका जीजी भाई टावर्स अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी एक कार में हुआ था। धमाके में 84 लोग मारे गए और 217 बुरी तरह से अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बाहर चीख पुकार जारी थी कि तभी पहले धमाके ठीक 47 मिनट बाद मुंबई के बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके कत्था बाजार के बीचों बीच एक और धमाका होता है। धमाका बाजार में खड़े एक स्कूटर में हुआ था। इस धमाके में 5 लोग मारे गए और 6 बुरी तरह से घायल। पुलिस कंट्रोल रूम में फिर घंटी बजती है। इस बार तीसरे धमाके की खबर थी। अब धमाका दादर शिवसेना भवन के पास एक पेट्रोल पंप पर हुआ था। इस धमाके में 4 लोग मारे गए और 50 बुरी तरह से घायल। शहर के 3 अलग अलग इलाकों से धमाकों की खबर आ चुकी थी। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के सामरा के ऑफिस की घंटी अब भी लगातार खड़खड़ा रही थी। अभी शहर 3 धमाकों की खबर से उबर भी नहीं पाया था कि तभी नरीमन पॉइंट पर मुंबई की शान कही जाने वाली एयर इंडिया की आलीशान इमारत में दोपहर का चौथा धमाका। धमाका इमारत के बाहर खड़ी एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार में हुआ था। इस धमाके में 20 लोग मारे जाते हैं जबकि 50 गंभीर रूप से घायल। कंट्रोल रूम को फिर एक मनहूस खबर मिलती है। इस बार महिम कॉस्वे से ब्लास्ट की खबर थी। महिम में हुए धमाके में
3 लोग मारे गए और 6 जख्मी। पुलिस को सूझ ही नहीं रहा था कि करे तो क्या करे, किधर जाए, किसे रोके। और इसी अफरा तफरी के बीच अगली खबर वर्ली में पासपोर्ट ऑफिस के पास आ जाती है। यहाँ भीड़ भरे सेंचुरी बाजार में जबरदस्त धमाका होता है। दरअसल यहाँ बम को एक मेन हॉल में लाया गया था। जैसे ही बेस्ट की डबल डेकर बस मेन हॉल के ढक्कन के ऊपर से गुजरी, अब फट गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसमें 113 लोग मारे गए, जबकि 227 लोग बुरी तरह से जख्मी। यह अभी तक का सबसे ताकतवर धमाका था। अब तो ऐसा लगने लगा था मानो किसी ने पूरे शहर में बारूद बिछा दिया। मुंबई के हर कोने चीख पुकार मची थी। शहर की सड़कों पर बस, पुलिस वैन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ शहर के तमाम छोटे बड़े अस्पताल लाशों और घायलों से पटते जा रहे थे। हर तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा था। मुंबई पुलिस के हाथ पांव अब पूरी तरह से फूट चुके थे। ऐसे हमलों के बारे में न पुलिस ने सुना था न देखा था। आलम यह था कि वो एक जगह पहुंचती और दूसरी जगह भागने को कहा जाता। धमाकों की गिनती अब भी जारी थी। इसी बीच अगली दहलाने वाली खबर शहर के मशहूर जावेरी बाजार से आई। ये खबर 7वें धमाके की थी। इस धमाके में भी स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था। जावेरी बाजार ब्लास्ट में 17 लोग मारे गए, जबकि 17 जख्मी। सात बम धमाकों की गिनती के बाद शहर के इस 5 सितारा होटल से 8वें धमाके की खबर आती है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं, लेकिन होटल के कमरे में आरडीएक्स से भरे सूटकेस में हुए विस्फोट की वजह से होटल को अच्छा खासा नुकसान जरूर हुआ। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सिलसिलेवार बम धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम से 90वें धमाके की खबर आई। यह धमाका हुआ था मुंबई के मशहूर सिनेमा हॉल प्लाजा सिनेमा थिएटर। इस जबरदस्त धमाके में 10 लोग मारे गए और 37 घायल हुए। शहर के हर कोने में अब सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी और कोई नहीं जानता था कि ये धमाके कब और कहां जाकर रुके। प्लाजा सिनेमा हॉल के बाहर हुए ब्लास्ट के ठीक 7 मिनट बाद मुंबई के पॉश जुहू इलाके में एक और 5 सितारा सेंटूर होटल में धमाका होता है। यह धमाका होटल की पार्किंग में खड़ी एक कार में हुआ था। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, अलबत्ता 3 लोग बुरी तरह से घायल जरूर। मुंबई शहर सीरियल बम ब्लास्ट से दहल चुकी थी, लेकिन धमाके करने वाले लोग अब तक थके नहीं थे। शायद वे मुंबई शहर को कब्रिस्तान बनाना चाहते थे, क्योंकि अगले ही 10 मिनट बाद एक और खबर आती है। सेंटूर होटल बम ब्लास्ट के ठीक 10 मिनट बाद मुंबई सहार एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया।
एयरपोर्ट के बाहर कोई हैंड ग्रेनेड फेंकता है। हालांकि इससे कोई जानी नुकसान नहीं। सहार एयरपोर्ट पर 2 हैंड ग्रेनेड फेंकने के बाद एयरपोर्ट के पास सेंटूर होटल में एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 8 पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट मुंबई 12 धमाकों से लरज उठी। बाद में जब इन 12 धमाकों की गूंज थमी तो पूरे शहर से 257 लाशें उठाई गई, 700 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, 27 करोड़ की प्रॉपर्टी सुहा हो चुकी थी। दुनिया के किसी भी देश में सीरियल ब्लास्ट की अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक साजिश थी, साजिश ब्लैक फ्राइडे की। तो 12 मार्च 1993 के 12 धमाके आपने देखे। मुंबई ने ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। बर्बादी और मातम की यह तस्वीर देश के लिए नहीं थी। किसी को कुछ सोच ही नहीं रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो पूरे मुंबई को शमशान बनाने पर तुला है। मुंबई क्या, देश की किसी भी जांच एजेंसी के लिए इस तरह के हमले की जांच का यह पहला तजुर्बा था। There was a car which exploded. मैं 10 फुट इससे जाके आगे गिरा। Dead bodies, so much debris everywhere. सिलसिलेवार 12 धमाके मुंबई में हुए थे, पर गूंज पूरे देश ने सुनी। ऐसे भयानक हमले से देश पहली बार उचार हुआ था। दिल्ली तक को हरकत आना पड़ा। स्टेट और सेंटर की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका था। न तो किसी आतंकवादी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी ली थी और न ही साजिश का कोई सुराग मिल रहा था। लिहाजा साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस की 3 हाई लेवल टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम का जिम्मा डीसीपी राकेश मारिया को सौंपा गया, दूसरी टीम की जिम्मेदारी डीसीपी अरूप पटनायक संभाल रहे थे और तीसरी टीम की अगुवाई खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ए सामरा कर रहे थे। शुरुआती जांच में जो बस इकलौती जानकारी हाथ लगी वो ये कि तमाम धमाकों कार और स्कूटर का इस्तेमाल हुआ था। Scooter which has been sold out, that has not been located. So maybe if that also had an explosive, that might we might still be vulnerable. There's a bit of information like yesterday's one, 2 scooters having similar explosives have been found in Javeri Bazaar area, this LT Mark, this thing. सीरियल ब्लास्ट हुए तकरीबन 48 घंटे हो चुके थे। दोपहर के 1:30 बजे मुंबई पुलिस की कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है जिसे पता चलता है कि दादर इलाके में एक लावा स्कूटर मिला है। बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने जब स्कूटर की जांच की तो पता चला कि उसके अंदर करीब 15 किलो आरडीएक्स छुपाकर रखा गया था। यह स्कूटर बम 12 मार्च के लिए था, पर किसी वजह से फट नहीं पाया। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर दिया। The main precaution is to diffuse the detonator, which is entangled with the pencil timer. We are diffusing that. We are dismantling the detonator, and then we are proceeding further. Once we diffuse this, then there won't be any this explosion. अभी पुलिस स्कूटर की पड़ताल में ही जुटी थी कि तभी वर्ली इलाके एक लावारिस मारुति वैन मिलने की खबर आई। वैन की तलाशी लेने पर उसमें से भारी तादाद में हैंड ग्रेनेड, बारूद और एक 56 राइफल मिली थी।
कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच से पता चला कि मारुति वैन मुंबई के माहिम इलाके के दरगाह रोड पर अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली किसी रुबीना सुलेमान मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। Some hand grenades. So that led us to the house of a person who owned this car. That's how this Memon family came in the picture, and their house searches etc. gave us some incriminating material. दरअसल रुबीना मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन टाइगर मेमन के बड़े भाई सुलेमान की पत्नी थी। सुराग की तलाश में पुलिस टीम फौरन रुबीना के घर पहुंची, पर घर पर ताला पड़ा था। पूछताछ करने पर पता चला कि पूरा मेमन परिवार 12 मार्च यानी धमाके के रोज सुबह की फ्लाइट से दुबई चला गया। ये खबर पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। ठीक धमाके वाले दिन पूरे परिवार का एक साथ देश छोड़ना शक पैदा कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने घर का ताला तोड़कर घर की तलाशी लेने का फैसला किया। कमरे की तलाशी के दौरान उस कमरे से एक स्कूटर की चाबी निकली। पिटरा के मारिया अपने माधव को उस चाबी के साथ दादर में मिले एक स्कूटर में जाकर चेक करने को कहते हैं, और थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि वो चाबी उसी लवारिस स्कूटर की है, यानी साजिश की कुछ पर्दे खुलनी शुरू हो गई। आरडीएक्स से भरे स्कूटर और मारुति वैन की बरामदगी के बाद पुलिस टाइगर मेमन के बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढने में जुट जाती है। कोशिश रंग लाती है। टाइगर मेमन का मैनेजर असगर मुहारत पुलिस के हाथ लगता है। मुंबई पुलिस ये पहली और बेहद बड़ी कामयाबी थी। असगर पुलिस के सामने पहला बड़ा खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि टाइगर मेमन अपने 3 हवाला अकाउंट्स के जरिए मुंबई में धमाके के लिए पैसे का लेन देन कर रहा था। टाइगर मेमन और जावेद चिकना 11 फरवरी को इसी सिलसिले में दुबई गए थे। उसके बाद वो मार्च के पहले हफ्ते में मुंबई वापस आ गया। इसके बाद टाइगर मेमन ने उसे 11 मार्च को अल हुसैनी बिल्डिंग वाले अपने घर पर बुलाया और कहा कि उसे वापस दुबई जाना है। इसलिए उसका बोर्डिंग पास और टिकट लेकर वो उसे 12 मार्च की सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर गए। असगर टाइगर मेमन से आखिरी बार सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर ही मिला। बाद में असगर को वापस अल हुसैनी वाले घर जाने के लिए कहकर टाइगर पूरे परिवार के साथ दुबई चला गया। Had escaped on the 11th and they had escaped some on the 12th morning. So before the actual blast, they had pre-arranged the whole thing that they would not be here when blasts take place. असगर के मुताबिक जब वो वापस टाइगर मेमन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गैराज में जावेद चिकना समेत कई लोग वहां खड़ी कारों और स्कूटरों में कोई काली चिपचिपी सी दिखने वाली चीज भर रहे थे। साथ ही उसमें एल्युमिनियम की पेंसिल जैसी कोई चीज भी लगाते जा रहे थे। इसके बाद वो लोग उन तमाम कारों और स्कूटरों को लेकर वहां से चल दिए। असगर के मुताबिक इसके बाद उसने उसी दिन दोपहर में धमाकों की खबर सुनी। साजिश की परतें अब कुछ कुछ खुलने लगी थी। पुलिस को यह पता चल चुका था कि धमाकों के पीछे किसका हाथ है और टाइगर मेमन के साथ और कौन लोग इस साजिश में शामिल थे। लेकिन जो चीज पुलिस को परेशान कर रही है वो ये, आखिर टाइगर मेमन ऐसा क्यों किया और इतने बड़े हमले को उसने अकेले अंजाम कैसे दिया। पुलिस को कहानी अब भी अधूरी लग रही। ब्लैक फ्राइडे की साजिश सरक कर भी पूरी तरह से अभी बेपर्दा नहीं हो पाई। तो आप देख रहे हैं 93 ब्लास्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और एक अहम फैसला जिसमें संजय दत्त समेत बाकी लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। संजय दत्त की सजा 5 साल कर दी गई, 6 साल घटाकर, जबकि 10 और लोगों की जो फांसी की सजा पहले दी थी हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट ने, उन्हें उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इसी फैसले के मद्देनजर हम आपको दिखा रहे हैं 93 का वो ब्लास्ट जिसमें एक साथ 257 लोग मारे गए थे, एक साथ 12 धमाके हुए थे और सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी मुंबई दहल गई थी। तक आपने देखा मुंबई में कैसे धमाके हुए, पुलिस की जांच कैसे चल रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि मुंबई का एक स्मगलर भला पूरी मुंबई को कब्रिस्तान क्यों बनाना चाहता था। टाइगर मेमन के बारे में मुंबई पुलिस बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी, पर टाइगर मेमन के मैनेजर के खुलासे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। और इन्हीं खुलासों के बीच पुलिस के सामने पहली बार
संजय दत्त का नाम सामने आया। संजय दत्त ने हथियार की खेप अपने घर मंगाई थी। टाइगर मेमन के मैनेजर असगर मुकादम के खुलासे के बाद अब पुलिस के सामने मुंबई हमले के गुनहगारों के कुछ चेहरे तो थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो सभी उसकी गिरफ्त से बाहर थे। असगर के मुताबिक 12 धमाकों के लिए टाइगर मेमन ने जावेद चिकना के अलावा कुल 18 गुर्गों को तैयार किया था, इस हिदायत के साथ कि बम रखते ही सभी मुंबई छोड़ देंगे, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि जो अंडरवर्ल्ड दाऊद एंड ग्रुप ने ये केस करवाया, तो इट वाज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ये कुछ सोच नहीं सकता था। पुलिस लगातार जगह जगह छापे मार रही थी, तलाशी ले रही थी। फिर इसी दौरान उसे एक और बड़ी कामयाबी मिलती है। जावेरी बाजार की एक इमारत इमामी मंजिल की सीढ़ियों पर कुछ सूटकेस मिलते हैं। सूटकेस में AK-56 राइफलें और 200 हैंड ग्रेनेड्स थे। उधर असगर की निशानदेही पर पुलिस कुछ और लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें साजिश में शामिल कुछ लोगों के रिश्तेदार भी थे, और इन्हीं में से एक शख्स था याकूब। याकूब की निशानदेही पर पुलिस ने मुंबरा के मोबीन नगर के घर से RDX से भरे 32 बैग बरामद किए। इनमें करीब 1032 किलो RDX और 574 किलो जिलेटिन भरा हुआ था। RDX की इससे बड़ी खेप हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, पर यह तो शुरुआत थी। पुलिस ने मुंबई के पास पनवेल थाने में तैनात एक सिपाही की निशानदेही पर नागला गांव के पास समंदर की गहराइयों से RDX भरे 28 बोरे और जिलेटिन से भरे 20 बोरे और बरामद किए। इन बोरों में 2380 किलो RDX और जिलेटिन भरे थे। पूरी मुंबई उड़ाने के लिए शायद ये काफी था। धमाकों को करीब 1 महीना पूरा होने वाला था। पुलिस की जांच और धरपकड़ दोनों जारी थी। इसी बीच पुलिस को पहली बार साजिश का सबसे बड़ा सुराग मिला। पुलिस ने एक मुखबिर की खबर पर बिल्डर इब्राहिम चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान इब्राहिम ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को पहली बार चौंका कर रख दिया, क्योंकि धमाके के लिए पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और अबू सालेम का नाम सामने आ रहा था। इब्राहिम चौहान ने ही पुलिस को बॉलीवुड के 2 फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला का भी नाम बताया। उसी ने पहली बार संजय दत्त का भी नाम लिया। इब्राहिम चौहान ने पुलिस को बताया कि उसे अनीस इब्राहिम ने संजय दत्त के घर गिटार और टेनिस बॉल पहुंचाने के लिए कहा था। गिटार यानी AK-56 राइफल और टेनिस बॉल मतलब हैंड ग्रेनेड। इस खेप में 9 AK-56 राइफलें और 80 हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन संजय दत्त ने उसमें से सिर्फ एक AK-56 राइफल लिया। बाकी सामान अबू सालेम के घर भिजवा दिया। मुंबई पुलिस ने संजय दत्त को बम धमाकों में दाऊद और उसके गुर्गों का साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश लगातार तेज हो रही थी, लेकिन वो लोग हाथ नहीं आ रहे थे जिन्होंने 12 मार्च के दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में बम रखे थे। इसी बीच ये भी पता चला कि मुंबई पुलिस और कस्टम विभाग के कुछ लोग भी उनके मददगार थे। पुलिस ने कस्टम विभाग के एक बड़े अधिकारी SN सिंह को मुंबई बम धमाकों के आरोपियों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने बम धमाकों में इस्तेमाल होने वाले RDX, गोला बारूद और हथियार मुंबई के अंदर पहुंचाने में दाऊद और उसके साथियों की मदद की। थापा के साथ कस्टम विभाग के कई और अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए। कस्टम के बाद पुलिस ने अपने ही विभाग के कुछ लोगों को भी मुंबई के गुनहगारों का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया। धमाकों की जांच का 59वां दिन मुंबई पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी मिली, जब वो यूपी के रामपुर से
बम धमाकों की साजिश में शामिल बादशाह खान को गिरफ्तार कर मुंबई ला दिया। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह खान मुंह खोलता जा रहा है, ब्लैक फ्राइडे की साजिश तार तार होती जाती है। बादशाह खान बोल रहा था और 12 धमाकों का सच बेनकाब होता जा रहा था। बादशाह खान ने पुलिस को बताया कि मुंबई धमाकों की पूरी साजिश दरअसल टाइगर मेमन ने ही रची और इसे उसका साथ दिया था दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम। बादशाह खान ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि टाइगर मेमन ने अपने साथियों जावेद चिकना, अनवर धीबा, इम्तियाज और याकूब की मदद से जिहाद के नाम पर 20 लोगों की एक टीम बनाई। फिर उन लोगों को बम बनाने, बम रखने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा। सलीम कुर्ला की निशानदेही पर मुंबई पुलिस की एक टीम वडोदरा जाती है और वहां तुलसी होटल के कमरा नंबर 204 से सीरियल बम ब्लास्ट के 3 और आरोपियों मोहम्मद सईद, उस्मान खान और रईस को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। पूछताछ में तीनों पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने से लेकर मुंबई में बम रखने की पूरी कहानी सुनाते हैं। उनकी निशानदेही पर बाद में मुंबई पुलिस बम रखने वाले बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब मुंबई पुलिस के सामने सब कुछ साफ साफ था। साजिश भी, साजिश रखने वाले भी और साजिश की वजह। दरअसल 12 मार्च 1993 बदला था 6 दिसंबर 1992 के बाद भड़के दंगों का। वो दंगे जिसने देश के दूसरे शहरों के साथ साथ मुंबई को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मुंबई दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। डी कंपनी का सीईओ दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 से पहले मुंबई से निकलकर दुबई पहुंच चुका था और वहीं से अंडरवर्ल्ड का अपना पूरा साम्राज्य संभाले था। पर तभी एक रोज दुबई में उसके बंगले पर एक पार्सल आता है। उस पार्सल में कुछ चूड़ियां और एक खत था। कहते हैं उस खत को पढ़ते ही दाऊद फैसला कर चुका था। फैसला 93 ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने का। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसके दुबई के बंगले पर एक पार्सल मिलता है। पार्सल में कुछ चूड़ियों के साथ एक खत था। उस खत में लिखा था कि जो भाई अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत न कर सके उसे यह तोहफा मुबारक हो। कहते हैं कि यह खत पढ़ने के बाद दाऊद ने मुंबई को बर्बाद करने की कसम खा ली। मुंबई में भड़की दंगों की आग टाइगर मेमन भी आ चुका था। दरअसल दंगाइयों ने उसके ऑफिस को जलकर खाक कर दिया था, लिहाजा वो बदले की आग में सुलग रहा था। बदला लेने के लिए उसी ने सबसे पहले इस साजिश का खाका तैयार किया, पर वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था। इसके लिए उसे डी कंपनी की मदद चाहिए थी। इसी के बाद उसने मुंबई के एक होटल में अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दौसा, तौफीक जलियावाला, शेख अहमद, हाजी उमर, मुस्तफा मजनू और सैयद आरिफ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे का पूरा प्लान तैयार किया। दुबई से हिंदुस्तान लौटने के बाद उसने जिहाद के नाम पर 19 लोगों को तैयार किया और उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी भी की। लेकिन इन सभी लोगों को एक साथ पाकिस्तान नहीं भेजा गया, बल्कि 3 अलग अलग ग्रुप में ये लोग पाकिस्तान गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर ये थी 93 ब्लास्ट की कहानी। जाहिर सी बात है 20 साल पहले